नमस्कार भैया सभी को। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा शेड्यूल कभी कभी मेरा व्यस्त हो जाता है, जिस वजह से बीच में कुछ दिन में वीडियोस नहीं डाल पाया। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी मैं इन वीडियोस को ला पाऊँगा। कुछ कमेंट्स इस दौरान जो आपके आए, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट्स जो आपने दिए, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। होपफुली हम जल्दी ही लाइव मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सारे छुट्टियों वाले दिन मैं लाइव क्लासेस कर पाऊँ, ताकि आपसे जल्दी इंटरेक्शन भी हो और मैं ज़्यादा सिलेबस कर पाऊँगा कवर लाइव में। फ्लो में रेगुलर एक लंबे लेक्चर में एक साथ बहुत सारा सिलेबस कवर किया जा सकता है। सुमित और रजाक ने कहा कि सर प्लीज सिलेबस कंप्लीट कराइएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए भैया, मैं सिलेबस जरूर कंप्लीट कराऊंगा। सिर्फ पॉलिटी का ही नहीं, जीएस के और बहुत सारे पार्ट्स का। मैं जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपको कवर कराने वाला हूँ। हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी का सारा पोर्शन कवर कराने वाला हूँ। इसके अलावा भी जीएस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारा करंट अफेयर्स, स्पेशली सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत आसानी से हर महीने आने वाले इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज को, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवसों को आसानी से याद कर सकते हैं और हमेशा याद रख सकते हैं। आपको वो कंफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, डेट्स में कंफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। इतिहास को पूरे पूरे लंबे एक काल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि हम जाते हैं मध्यकाल को याद करने का बड़ा आसान सा ट्रिक है गुखी तसलम। ये गुखी तसलम कोड याद करके हम पूरे मध्यकाल के सारे राजाओं का पूरा क्रम याद कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट कोड्स हम बात करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत सारी चीजों में हम साथ रहकर आगे बढ़ेंगे और फिर वही बात दोहराऊंगा, आप बस कड़ी मेहनत करते रहिएगा। सही दिशा में जा रहे हैं ना जा रहे हैं, इसका ख्याल मैं पूरा रखूंगा। राधा ने कहा है ऑनलाइन क्लास शुरू करिए। जल्दी भैया शुरू करने वाला हूँ। रेगुलर क्लास हेमलता जी कह रही हैं व्हाई नॉट रेगुलर क्लास। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली और कम से कम अंतराल पर आपको वीडियोस दे पाऊँ। जल्दी ये सिलसिला आप पाएंगी कि रेगुलर हो गया है और ज़्यादा। रचना भी वही कह रही हैं क्लास नहीं आई है सर। एक डीएन पांडे जी हैं, उन्होंने पूछा 31 आर्टिकल कहाँ गया है पिछली क्लास में। ध्यान से दोबारा से जाकर रिपीट करिए, मैंने उसके अंदर बताया हुआ है 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 एंड 19 1F डिलीट कर दिए गए थे। उसे प्लीज आप दोबारा मेरे क्लास या लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। कुंदन जी पूछ रहे हैं पार्ट 1 एंड 2 कहाँ गया है। पार्ट 1 एंड 2 पर पूरी क्लासेस मैंने बना दी हैं। मेरी पॉलिटी की ये क्लास एक सीरीज के रूप में आगे बढ़ रही है। अब शुरू के 2-3-4 लेक्चर्स में क्लास नंबर नहीं पड़ा हुआ था, अब मैंने क्लास नंबर भी डलवा दिया है। आप आगे जाकर देखें, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्डर में है। अगर आप क्लास 10 में जाकर पूछ रहे हैं कि पिछला वाला कहाँ है, तो समझ जाइए क्लास 9 या 8 में वो बना हुआ होगा। आप पुरानी क्लास अटेंड करिए, उसमें पार्ट 1 और 2 पढ़ा दिया है। वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ भैया। नमस्कार फिर से, और शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 हम पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स। मैं इंस्पेक्टर अखिल कुमार राव। हम आगे बढ़ते हैं साथ में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 यानी कि भाग 3। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जाता है। आर्टिकल नंबर 12 और 13 में पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन को समझाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, स्टेट के अगेंस्ट हमें मिले हुए हैं। बहुत सारी जगह पर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी और बहुत सारी जगह पर स्टेट के अगेंस्ट हमें ये मिले हुए हैं। तो वो स्टेट का मतलब क्या है, ये बार बार कहा जा रहा है कि स्टेट के अगेंस्ट आपको ये मूल अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 में स्टेट को डिफाइन कर दिया गया। वो डिटेल मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बताई हुई है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स नाम के अपने लेक्चर में, उसे जाकर आप अटेंड कर लीजिएगा। अब हम फंडामेंटल राइट्स को क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि उसे अच्छे से समझ भी सकें और एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हम कवर कर सकें। चलिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भाग 3, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिया हुआ है। आज वैसे हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये क्लास आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बारे में है, जो है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। पिछली क्लास में ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी हैं, दोहरा लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो पूरा एक जिस्ट एक साथ लिख दिया है मैंने कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या क्या दिया हुआ है। भैया मैं जल्दी से सबके बारे में बता देता हूं और फिर थोड़ा डिटेल में उनके बारे में समझ लेते हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर वही बात, कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आया हुआ सवाल कभी ना छूटे, या नया कोई सवाल उससे बनकर आ रहा हो तो वो ना मिस हो।
चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है भैया विधि के समक्ष समता, यानी कानून, विधि शब्द का मतलब होता है कानून, कानून के सामने सब लोगों को बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है, ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में और इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। खैर, आर्टिकल 15 कहता है 5 प्रकार जाति, धर्म, जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ कास्ट, क्रीड, क्रीड मतलब रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप किस जाति के हैं, ऊंची या नीची, इस बात में कोई भेदभाव ना किया जाए। आपकी नस्ल कौन सी है, आप गोरे हैं, काले हैं, इस बात को लेकर कोई भेदभाव ना किया जाए। किसी भी सामाजिक स्तर पर, किसी भी सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव ना हो। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी में बराबर की सरकारी नौकरी में अफसर की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो भैया फिर बात आती है बराबर की समानता की बात की जा रही है, तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? कुछ लोगों को ज्यादा सीट रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ कम क्यों? डिटेल में समझेंगे अभी कि आर्टिकल 16 का भाव क्या कहता है और 16 में ऐसे क्या प्रावधान कर दिए गए जिसकी वजह से अफसर की समानता के तहत ही रिजर्वेशन को डाला गया। आर्टिकल 17 कहता है भैया अस्पृश्यता का अंत, सिंपल है समझने में भी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। समाज का एक वर्ग जिसे कभी अस्पृश्यता का दुख झेलना पड़ा था या उन्हें नीचा और तबकों से नीचा मान लिया गया था, उस चीज को पे लगाम लगाने के लिए, उस चीज पर रोक लगाने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई अनुच्छेद नंबर 17। सबसे पहली बात तो भैया इनका हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा। 70, 75 या 80% ऐसा होता है डायरेक्ट हेडिंग पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बल्कि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ये 2011 में भी आ चुका है, उसके बाद शायद 14-15 में शायद रिपीट हुआ है जब भी एसएससी में, तब इनको मैचिंग करने को आ गया है। वो इधर आर्टिकल दे देंगे, इधर आपको उनका हेडिंग दे देंगे कि क्या क्या लिखते हैं, और कई बार कहेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपको वो पहचानना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हेडिंग पहले ही लिख दिए हैं। 14 क्या कहता है, 15, 16, 17, 18 क्या कहता है? 18 कहता है भैया उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले कुछ उपाधियां जो सामाजिक तौर पर विख्यात थी या मिली हुई थी, राजा साहब, महाराजा धीराज, लंबरदार, नंबरदार जी, या फिर नवाब, इस तरह की सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। बहुत सारी चीज आमतौर पर सामाजिक रुतबे या रेस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं, बट ऑफिशियली इन सब पर रोक लगा दी गई, कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियों को छोड़कर। कौन सी, वो हम आगे अभी समझने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको कवर करते हैं ताकि फिर वही बात एग्जाम में आया हुआ कोई सवाल ना बचे। आर्टिकल नंबर 14, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। सबसे पहली बात, ये विधि के समक्ष समता या समानता या इक्वालिटी की बात दो जगह की गई है। कहां कहां? सबसे पहले तो प्रस्तावना में, मेरा पिछला लेक्चर, पिछले से पिछला काफी शुरू का लेक्चर जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना के बारे में है उसे अटेंड करिएगा। उसमें मैंने डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है दैट प्रस्तावना क्या कहती है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. वो equality शब्द प्रियम्बल में पहले ही डाल दिया गया था। प्रस्तावना या हमारे संविधान का उद्देश्य पहले ही बता रहा था कि इस संविधान में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा। उस इक्वालिटी प्रस्तावना को मूल रूप में लाया जा रहा है आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 में, जहां कहा जा रहा है कि कानून के समक्ष सबको बराबर माना जाएगा। भैया यहां से दो थॉट निकल कर आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। थोड़ा सा अंदाजा समझ लीजिए, फिर कह रहा हूं 75-80% तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? आंसर इज विधि के समक्ष समता, काम खत्म। थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए, कभी बुरा वक्त आया या सवाल थोड़ा घूमा तो आपको काम आ जाएगा। इसके अंदर दो थॉट दिए गए हैं आर्टिकल 14 में, 14 क्लॉज 1 और 14 क्लॉज 2 करके दिया हुआ है। क्लॉज 1 कहता है रूल ऑफ लॉ, जो इस बात को समझा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि भैया रूल ऑफ लॉ का शब्दों से साफ समझिए एक कंसेप्ट जिसमें विधि का ही राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, चाहे सरकार हो या प्रजा हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट और इट इज सिटीजन,
बोथ आर इक्वल, चाहे राजा हो या प्रजा हो, यहाँ कहने का मतलब सरकार हो या प्रजा हो, सबको बराबर माना जाएगा। कानून के समक्ष किसी को अमीर गरीब या उसके पद के अनुसार ऊंचा या नीचा होने पर कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा स्पेशल। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, गवर्नर, इन लोगों को इम्यूनिटी प्राप्त है कि अगर कोई परेशानी अगर कोई इनके खिलाफ कोई केस भी बनता है तो इन पर एक्शन नहीं होता, इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता तब तक जब तक ये उस पद पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर बचे रहेंगे। अगर इनसे गलतीवश कोई ऐसा एक्शन हो जाता है, हालांकि इन संवैधानिक ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग बहुत पाक साफ छवि के होते हैं, पूरा जीवन देश को उनका समर्पित ऑलरेडी रह चुका होता है, उनकी छवि अक्सर साफ रही होती है, फिर भी अगर कोई केस उनके खिलाफ बनता है तो इस पद से हटने के बाद ही वो एक्शन उन पर हो सकता है, तब तक नहीं। तब तक सबको बराबर माना जाएगा। ये सिद्धांत कहां से आया भैया? ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। एक ब्रिटेन के राइटर हैं A.V. डाइसी। A.V. डाइसी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब लिखी और उसमें बताया कि कानून के समक्ष सब बराबर माने जाएंगे, ऊंच नीच का प्रावधान नहीं चलेगा, और उसे बहुत डिटेल में समझाया है। वहां से ये प्रोविजन निकल के आ रहा है और इसका उदाहरण ये आप देते हैं। कानून की देवी या लेडी जस्टिस इन्हें बोला जाता है, आंख पर पट्टी बांधकर और तराजू लेकर वो ये बता रही हैं कि मैं ये नहीं देखूंगी कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, तराजू में आपके समक्ष, आपके सपोर्ट में या आपके अगेंस्ट पेश किए गए सबूतों को, गवाहों को ही मद्देनजर रखा जाएगा और उसके हिसाब से आपके फेवर या आपके अगेंस्ट फैसला आएगा, यानी सब बराबर माने जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था भैया। सेकंड पॉइंट और डिटेल में बता रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट लॉ। आप यहां पर देखिए, एक बच्चा है जो कोई गलती करता है, 8-9 साल 10 साल का बच्चा, और एक पूरा वयस्क है 20 साल का कोई भी व्यक्ति, उससे कोई गलती हो जाती है, क्या दोनों को बराबर मान लिया जाए? नहीं भैया, ऐसा संभव नहीं है। दोनों की सोच में, दोनों के विकास में अंतर है, दोनों की क्षमता ही नहीं है कि सही मायनों में आकलन किया जा सके। एक छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं है उसने क्या गलती या किस एक्सटेंट तक गलती कर दी है, तो कुछ तो प्रिविलेजेस डाले जाएं। इसीलिए दूसरी वाली व्यवस्था आई है, ये वाली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि भैया, ये अमेरिकन कंसेप्ट है और इसमें कहा गया कि कोई भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। एक ही कानून सब पर लागू नहीं रह सकता। ओहदे के हिसाब से बदलाव मत करो, दूसरी चीजों को समझिए। कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें जो उम्र के हिसाब से बराबरी का दर्जा नहीं दिलवा रही हैं, वहां पर ऐसे, इसीलिए आप देखते होंगे छोटा बच्चा कोई अपराध कर देता है तो कानून है कि उसको बड़ी सजा नहीं मिलती है, मैक्सिमम 3 साल 5 साल की सजाएं उन्हें होती हैं। वो भी नॉर्मल जेल में सजाएं नहीं होती, 7 साल की भी। वो उनको रखा जाता है बाल सुधार गृह में। इस तरह की जेलें बना दी जाती हैं जहां बाल सुधार गृह में छोटे बच्चों को रखा जाता है, या यूं कह लीजिए जो वयस्क नहीं है, जुवेनाइल नहीं है। जो जुवेनाइल है 18 साल से कम है, एडल्ट नहीं है। लेकिन आप जानते हैं हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए जब व्यक्ति 18 साल का ना होते हुए भी उसका अपराध इतना ज्यादा घृणित था, इतना खराब और गंदा था कि कानून में बदलाव किए गए हैं और ऐसे घृणित अपराधों की श्रेणी में आने पर उन पर कड़ी सजा का प्रावधान बना दिया गया है। हालांकि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पुरानी डेट से लागू नहीं किया जा सकता, वो आगे के नियमों के लिए है। खैर, ये हम आगे जानेंगे आर्टिकल जब हम 20 पे पहुंचेंगे कि उसके अंदर ये स्पेशल व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार कभी ऐसे क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बना सकती, पिछली डेट से लागू नहीं कर सकती। वो हम तब जाके समझेंगे। खैर, तो यहां पर हमने समझ लिया, विधि के समक्ष सबको बराबर समझा जाएगा, समानता समझी जाएगी। एक तरफ तो सबको बराबर माना जाएगा, औहदे के बेसिस पर बंटवारा नहीं होगा, ये ब्रिटिश कंसेप्ट कहता है। लेकिन अमेरिकन कंसेप्ट कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सबको स्पेसिफिकता के आधार पर देखा जाएगा, उनकी उम्र। वुमेन के केस में आपने देखा होगा कुछ स्पेशल कानून वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए लाए जाते हैं, महिला की सुरक्षा के लिए लाए जाते हैं। क्यों भैया? हम सब जानते हैं कि शारीरिक रूप से वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कई चीजों में उन पर जुल्म ना हो, अपराध ना हो, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल इंतजाम हमें करना होगा। ऐसी व्यवस्थाएं की गई। अगला आर्टिकल आया भैया, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सादी भाषा में कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस कास्ट क्रीड, यानी कि रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, आप लड़का हैं या लड़की हैं, या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान कोई भी हो,
आप कहीं भी पैदा हुए हों, ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये भैया नीचे इलाके से आता है, ऊंचे इलाके से आता है। इस आधार पर समाज में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अंदर सब क्लॉज हैं भैया, इसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो कहते हैं पॉजिटिव प्राथमिकताएं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। डिस्क्रिमिनेशन एक निगेटिव शब्द है, भेदभाव। ऐसे ही मानसिकता या ऐसा व्यवहार जो सामने वाले को नीचा दिखाए या उसके लिए नुकसानदायक हो या उसे आगे बढ़ने से रोके, वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके साथ भेदभाव है। लेकिन कई बार कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए उसे सपोर्ट देने की जरूरत है, या ऐसा कह लीजिए एक फाइनेंशियली भी, जातीय रूप से भी, जिसको पहले जातीय रूप से दबाया गया, ऐसे आदमी को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिली और वो एक बहुत ही दोयम दर्जे की एजुकेशन लेकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ एक हाई फाई एजुकेशन लेकर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो दोनों को बराबर compete नहीं कराया जा सकता, दोनों का बराबरी पे मुकाबला नहीं हो सकता। तो उसको बराबरी पे लाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सामाजिक लेवल बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करते हैं तो वो अलाउड है, वो व्यवस्था इसमें की गई है। हालांकि आर्टिकल 15 पर बड़ी फेमस मूवी हम सब जानते हैं बनी है, जिसमें आईएएस अधिकारी का अंशुमान खुराना भूमिका निभा रहे हैं। इसमें भी वही दिखाया गया है भैया कि किसी उन आधारों पर जो 5 पॉइंट्स मैंने रखे, उन आधारों पर भेदभाव किस प्रकार से अलग अलग इलाकों में हो रहा है और वो क्यों नहीं होना चाहिए, उस पृष्ठभूमि पर एक पूरी मूवी ये बनी है। हालांकि इसके सब क्लॉज ये सब बताते हैं। पहले तो बता दिया भैया 15A कहता है कि स्टेट उन 5 आधारों पर जो मैंने अभी पीछे लिखवाए हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उस आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट क्या है, फिर आर्टिकल 12 बताता है, जो मैं पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आर्टिकल 12 में स्टेट का क्या मतलब है। सादी भाषा में कहूं, सरकारी तंत्र। तो सरकार या सरकारी नुमाइंदा ये भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का 2 कहता है भैया सरकार भी और सिटीजन भी, आम जो नागरिक हैं वो भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर उन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि आर्टिकल 15(3) कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन, महिला या बच्चे, उनके उत्थान, उनके डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, उनकी तरक्की, उनके विकास के लिए स्पेशल कोई कानून लाने की शक्ति स्टेट को है। कहने का मतलब यही है कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई कमजोर वर्ग आपको दिखाई दे रहा है तो उसको बेहतर या सपोर्ट प्रदान करने के लिए अगर आप कोई कानून ला रहे हैं वो अलाउड है, ऐसी बात इसके अंदर कही गई है। 15 के 4 में भी फिर संविधान संशोधन के तहत ऐसा लाया गया। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स ऑलरेडी उस समय आए थे, आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 9 के अंदर, माफी चाहूंगा। तब भी पहला संविधान संशोधन हुआ था। उसी के साथ साथ पहले संविधान संशोधन में यह व्यवस्था भी बनाई गई कि बैकवर्ड क्लासेस और साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं जिससे उनके सामाजिक अपलिफ्टमेंट में मदद मिले। इसी को और एक्सटेंड करते हुए 15(5) ऐड किया गया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, 93वां संविधान संशोधन, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93वां संविधान संशोधन आया, जिसके तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पढ़ाई लिखाई वाली जगहों पर भी इन 3 लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया। हेडिंग क्या कहती है? सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जहां जहां सरकारी नौकरी है भैया सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भैया, ठीक है सबको बराबरी का अधिकार जरूर दिया जाएगा, लेकिन समाज का एक वर्ग सारी सुविधाएं प्राप्त करके बहुत अच्छी एजुकेशन या बहुत अच्छी सहूलियतें ले रखी हैं जिसने, और एक ऐसा वर्ग है जो बहुत समय से दबा कुचला वर्ग है या उसको बेहतर सहूलियत नहीं मिल पाई हो, तो ऐसा संविधान निर्माताओं ने माना कि ये बराबरी का मुकाबला नहीं होगा, तो उन्हें एक बराबर प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि आरक्षण एक मुआवजा है। रिजर्वेशन इज अ कंपनसेटरी बेनिफिट, यानी एक कंपनसेशन है, एक मुआवजा है जो नुकसान एक व्यवस्था को इतने समय में हुआ है उसको उठाने के लिए।
तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? रिजर्वेशन की व्यवस्था जो इन आर्टिकल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। आर्टिकल 341 और 342 में शेड्यूल्ड, 341 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब 342 में वर्णित है, उसे डिफाइन किया गया। 338 में उसके कमीशन के बारे में डाला गया कि भैया शेड्यूल कास्ट कमीशन कैसे होंगे, और शेड्यूल ट्राइब कमीशन 348 ए में डाल दिया गया। इस तरह से ये प्रावधान बनाए गए। और भी आर्टिकल्स जो आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे संविधान में आगे बढ़ेंगे। तो इन आर्टिकल्स के तहत संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इस पर बड़ी फेमस मूवी बन चुकी है हम और आप जानते हैं, आरक्षण, जिसके अंदर इस मुद्दे को ज्वलंत रूप से उठाने की कोशिश की गई है। अब उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं भैया। आर्टिकल 16 के सब क्लॉजेस क्या बता रहे हैं? मोटे मोटे रूप में वही काफी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना अच्छा रहता है। कई बार उससे क्वेश्चंस आ जाता है, और खासकर जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के डीप में आइडिया होना एटलीस्ट जरूरी है, ताकि अगर कभी सवाल घूमे तो हमारे पास उसका जवाब हो। आर्टिकल 16 का पार्ट 1 या क्लॉज 1 स्कोप बताता है कि भैया ये वाला आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 16(2) वो 7 ग्राउंड बता रहा है। आर्टिकल 15 में 5 ऐसे ग्राउंड्स थे जिन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में उन 5 के अलावा वंश और निवास स्थान और ऐड कर दिया गया है। ये पांचों पहले भी मेंशन है। आर्टिकल 15 जो मैंने अभी पढ़ाया आप देखेंगे, उस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में किसी भी स्तर पर। वो ये मेंशन है जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। इसके अंदर नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। इन 5 प्लस 2 एडिशनल ग्राउंड्स 7 कर दिए गए, वंश के आधार पर भी, निवास स्थान पे भी। यानी आप किस वंश के हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरियों में, और निवास स्थान आप कहाँ किस इलाके में रहते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ और आज आप कहाँ रह रहे हैं, इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका मिलेगा। यहाँ तक कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो बात समझ में आती है। अब फिर आगे एक अंतर्निहित बात थी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो शायद करने की जरूरत पड़ जाए, उसके तहत ये 16(3) डाल दिया गया। अभी तक कह रहे थे सबको बराबर माना जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां उतनी हाइट तो मिलती नहीं है। हमारे यहाँ अगर नॉर्मल आदमी 6 फुट तो नहीं 5 फुट 8 इंच का है, तो वहां पर शायद नॉर्मल आदमी 5 फुट 2 इंच 3 इंच का है कई पहाड़ी इलाके। और आप देखते हैं हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर हाइट रिलेटिवली कम पाई जाती है। तो वो कैसे compete करेंगे उन नौकरियों में जहां यहाँ का व्यक्ति और वहां के व्यक्ति के लिए बराबर अगर मापदंड रख दिया जाए। इसीलिए कई चीजों में अलग अलग जन्म स्थान वाले लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप कह सकते हैं। फिर बात आई 16(3) के तहत ही गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन रिजर्वेशन ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि आपका निवास स्थान अगर किसी ऐसी जगह पर भी है जहां पिछड़ा इलाका है, जहां बेसिक भौतिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उस आधार पर आप कैसे compete करेंगे एक ऐसे समाज या एक ऐसे इलाके के इंसान से जो उन्नत है, डेवलप्ड है, बेसिक फैसिलिटीज सारी जिसको मिल रही हैं। दोनों को बराबर compete करने के लिए, बराबर लेवल पर लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर ली गई। हालांकि मैं फिर कहूंगा भैया ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है बहुत विवादित है, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको हमेशा लगता है कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, नहीं देना चाहिए था और गलत हो रहा है। और जिनको पास रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको लगता है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, अधिकार कह लीजिए या ये हमें मिलना ही चाहिए था, हक है। इस पे हमेशा विवाद चलता रहता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक बहस या किसी मुद्दे को ना देखते हुए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे छूना चाहूंगा कि इन आधारों पर या इन क्लॉज के तहत ये रिजर्वेशन प्रदान किए गए। इन पर डिबेट अनंत है, हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा भैया एक उन्नत व्यक्ति की मैंने खूबी देखी है। आप अगर महात्मा बुद्ध को भी पढ़ेंगे, फिलोसॉफी मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की थी अपनी तैयारी के दौरान भी, तो उसमें बुद्ध दर्शन में यही बताया गया है कि महात्मा बुद्ध बहुत सारे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जब किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिबेट होता है तो वो चुप हो जाते थे, वो मौन हो जाते थे, शांत हो जाते थे। ऐसे कई जगह आप पाएंगे, कई और भी जो विद्वान पुरुष होंगे वो डिबेट से बचते हैं। उसका कारण वही है कि हम डिबेट में ना पड़ते हुए अपनी कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ों को शामिल करते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। हम वाद विवाद में इस लेवल पर कम से कम नहीं पड़ेंगे कि ऐसा कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, मैंने कहा ना इसके अपने पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉइंट याद होने चाहिए। खैर,
16(3) कहता है गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, निवास स्थान के आधार पर आपको आरक्षण दिया जा सकता है। ये 16(2) का अपवाद है। 16(2) कह रहा है कि जरूरत नहीं है इन आधारों पर कोई भी भेदभाव की। 16(3) में कहा जा रहा है कि इस आधार पर मदद के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 16(4) पर आते हैं। 16(4) बताता है भैया स्टेट या सरकार या गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून बना सकती है जिसके तहत रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा सके, पिछड़ी जातियों को दिया जा सके। यहाँ पिछड़ी जाति शब्द में इंक्लूडेड हैं SC एंड ST भी, यानी कोई भी सामाजिक रूप से जो पिछड़ गया है उसको रिजर्वेशन देने का अधिकार या ऐसे कानून बनाने का अधिकार जिससे उनको आरक्षण मिल सके, ऐसी पावर स्टेट को दे दी गई है। इसमें भैया बालाजी वर्सेस मैसूर का एक फेमस केस है जिसके अंदर ये 2 कंडीशन साथ डाली गई हैं कि ठीक है भैया ये कानून आप बना सकते हो ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। क्या क्या? वो कास्ट, वो बैकवर्ड क्लास सोशली और एजुकेशनली पिछड़ी हुई हो, सामाजिक रूप से भी और एकेडमिक लेवल पर एजुकेशनली भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ी हुई हो, यानी उसको बराबर मौके अभी तक ना मिले हों, और नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास इन पब्लिक सर्विस, और उस पर्टिकुलर क्लास का जिसको रिजर्वेशन देने की बात सरकार कर रही है उसका एडिक्वेट या पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विस में ना हो, यानी ऐसा पाया जा रहा हो कि पब्लिक सर्विस में उनके बराबर उनके पास पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं या पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं पहुंचा है, उनके पर्याप्त लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, या फिर वो सामाजिक और एजुकेशनल लेवल पे पिछड़ी हुए हो, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया जा सकता है। इंदिरा साहनी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये बहुत सारा विवाद में बताऊं इस दौरान चलता रहा जब रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद बैकलॉग, जो अगर रिजर्वेशन से सीटें बच जाती थी वो ऐड अप हो जाती थी, वो ऐड कर दी जाती थी, और कई बार ऐसा होता था वो नॉर्मल जनरल सीटों से भी ज्यादा पहुंच जाती थी। मान लीजिए टोटल कहीं 60 सीट हैं और पता चल रहा है उसमें से 40 से ज्यादा रिजर्व सीटें हो गई। क्यों? क्योंकि इस बार रिजर्वेशन कोटे के आधार पर फॉर एग्जाम्पल 17 सीटें थी, 17% सीटें थी कह लीजिए, या मैं समझने के आधार पर कह देता हूँ 17 सीटें थी, और पुराने ऑलरेडी बची हुई सीटें थी जो पहले की 12 और उससे पहले की 4 और उससे पहले की 5 बची हुई वो जुड़ती चली जाती थी, जो पिछली वैकेंसी में नहीं भर पाई होंगी, तो ऐसी बैकलॉग सीटें ऐड होती चली जाती थी। ये एक फैसला आया अभी इंदिरा साहनी केस में 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लंबा चौड़ा है, 8-10 पॉइंटों पर उनके फैसले हैं। हमारे इस पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख लिए हैं। क्या क्या? कि ठीक है भैया BC को बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण दिया जा सकता है, ये सही है। रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में होना चाहिए, प्रमोशन में नहीं होना चाहिए, कि उनको उस महकमे उस संस्था में अंदर जाने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, यानी कि जो एक्सट्रीम लिमिट है वो 50% से ज्यादा ना हो जाए। बैकलॉग सीटें भी ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 50% से ऊपर निकल जाएं, लेकिन फिर इस मामले को सरकार की समझ में गलत पाया गया। सरकार को लगा कि नहीं ये सही फैसला नहीं है, और बाद में कानून के रूप में एक कानून लाया गया, कानून संविधान में संशोधन करके, और ये 2 पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। 16(4)A कहता है 77वें संविधान संशोधन के तहत कि रिजर्वेशन प्रमोशन में भी जारी रहना चाहिए, यानी रिजर्वेशन एंट्री में भी होना चाहिए लेवल पे और प्रमोशन में भी होना चाहिए SC ST के लिए। और साथ ही 16(4)B कहता है 81वें संविधान संशोधन में कि वो जो 50% वाली सीलिंग है वो नॉर्मल केस में लागू रहनी चाहिए, लेकिन अगर बैकलॉग केस है, यानी कि अनफिल्ड वैकेंसी है, वही मैंने बताया जो पिछली सीटें बची रह जाती हैं, अगर वो रह गई हैं तो भैया 50% की सीलिंग अप्लाई नहीं होगी, वो कितनी भी बढ़ सकती हैं। अगर बैकलॉग पहले सीटें रिजर्व थी, उन पर कोई रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट नहीं आ पाया, तो वो अगले साल रिजर्व्ड कैटेगरी में ही ऐड होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 50% पे जाकर रुक जाएं या नॉर्मल जनरल कैटेगरी में चली जाएं। मैं फिर कहूंगा ये सही है या गलत है, ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, पर इसमें हमें नहीं जाना है, हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ कैंडिडेट इन झगड़ों में ना पड़ते हुए एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स को याद करना है, आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, कामयाबी हासिल करनी है। बहुत सारे कामयाब लोगों को आप पाएंगे कि वो बहुत सारे वाद विवाद से बचने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास लंबा जीवन होगा इन सब चीज़ों को तर्क वितर्क के मुद्दों पर उतारने के लिए। और हाँ, हमें बुद्धि मिली है तो तर्क वितर्क करना इंसानी स्वभाव है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर कहूँगा एज अ कैंडिडेट इन चक्रों में नहीं, सिर्फ
क्या पॉइंट्स हैं, उनका क्या मतलब है, या कितना जरूरी है एग्जाम के लिए, उतना ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। 16.5 में हालांकि धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है, वो कह रहा है उन 7 ग्राउंड्स पे जिसमें धर्म भी शामिल है, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, या यूं कह लीजिए कोई रिजर्वेशन नहीं आएगा। बाद में हमने देखा 16 का 3 और 16 के 4 में कुछ खास मौकों पर रिजर्वेशन की बात की गई है, कब कब, ऐसे ही 16(5) में भी एक्सेप्शन बताया गया है पहले और दूसरे क्लॉज का। अपवाद है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है, कोई मंदिर अपने लिए कोई ट्रस्ट या पुजारी जी चुनना चाहता है, कोई मस्जिद अपने लिए कोई मौलाना चुनना चाहता है, तो उनको आज़ादी है कि वो अपने धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर ही आरक्षण रख दें कि भाई हिंदू कोई धार्मिक संस्थान है तो वो हिंदू ही उसका मुखिया बनाएंगे, या मुस्लिम है तो मुस्लिम बनाएंगे। इस आरक्षण की आज़ादी दे दी गई है। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, समाज का एक वर्ग जिसे छुआछूत के तहत दूर रखने की बात कही गई, अस्पर्श उन्हें बता दिया गया, अस्पर्शीय बता दिया गया कि भैया इन्हें नहीं छूना है, उसका अंत, इस प्रथा का अंत करने की बात आर्टिकल 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि कोई भी अनटचेबिलिटी के बिलीफ को फॉलो नहीं करेगा। इसके अंदर 2 क्लॉज हैं, 17(1) और 17(2). 17(1) कहता है अनटचेबिलिटी क्राइम है, ऑफेंडेबल है, ये ऑफेंस है, ये एक जुर्म है। और 17(b) जो 17(2) है वो बताता है कि इसके तहत आपको सजा हो सकती है आर्टिकल 35 के तहत, यानी आर्टिकल 17(2) और आर्टिकल 35 मिलके अनटचेबिलिटी का प्रावधान फॉलो ना करने पर सजा का प्रावधान बताते हैं। ये अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत लंबी डिबेट भी हुई थी जब हमारा संविधान बन रहा था, और विभिन्न लोग इस पर सहमत भी थे, और उन्होंने कहा भी कि ये बहुत जरूरी अंग है जो हमें शामिल करना पड़ेगा अपने संविधान में। हालांकि अनटचेबिलिटी हमारे समाज की एक जनरल चूंकि टर्म था, तो उसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया। ऐसा नहीं सोचा उस समय संविधान बनाने वालों ने कि क्या अनटचेबिलिटी का कोई और मतलब तो नहीं निकाल लेगा। बाद में विभिन्न केसेस के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट ने इस जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और मद्रास हाई कोर्ट ने देवराज वर्सेस पद्मना के केस में डिफाइन किया है कि अनटचेबिलिटी के वर्ड का मतलब क्या है। मतलब अस्पृश्यता का मतलब सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से एक वर्ग को जो अस्पृश्य बता दिया गया वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कोई छुआछूत की बीमारी हो सकती है, कंटिजेंसी डिजीज हो सकता है, जिसके तहत कई बार आपको दूरी बनानी पड़ती है, उसे इस कानून का उल्लंघन नहीं बताया गया है भैया। मतलब सामाजिक रूप से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण इस मूवी में दिया गया है, लगान में। आप लगान के इस कैरेक्टर कचरा को अच्छे से जानते होंगे। भुवन, आमिर खान का कैरेक्टर, अपनी क्रिकेट टीम बनाता है, अंग्रेजों से लगान माफ करने की शर्त लगती है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, अगर क्रिकेट जीत गए तो लगान माफ करना पड़ेगा अंग्रेजों को, सिर्फ माफ ही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से जाना होगा। अल्टीमेटली बाद में वो वहां से जाते हैं, और अगर लगान माफ नहीं हुआ, अगर हम मैच नहीं जीत पाए तो 3 गुना लगान भरना पड़ेगा। इस युद्ध में आमिर खान ये शर्त एक्सेप्ट करता है और इस युद्ध में उतर जाता है। अपनी टीम बनाने के दौरान वो पाता है कि एक कचरा जिसे किसी ऐसी जाति का दिखाया गया है जिसे बाकी गांव वाले नीची जाति मान रहे थे, अस्पृश्य मान रहे थे और साथ लेने को मना कर रहे थे। तब भुवन आगे बढ़ता है, कचरा को अपनी टीम में शामिल करता है और कहता है हमें इस पुरानी प्रथा का अंत करते हुए जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सबको साथ जोड़ना होगा। और अल्टीमेटली ये एक बड़ा योगदान देते हैं। उस दौरान ये कैरेक्टर एक बड़ा योगदान देता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करके। इनका एक हाथ खराब होने की वजह से बॉल बहुत ज्यादा स्पिन करती है और ये कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हैं उस मैच में और जीत दिलाने में योगदान देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसका मतलब कुछ खास उपाधियां जो पुराने समय में राजा, नवाब, निजाम इस तरह की हुआ करती थी, उनका अंत कर दिया गया भैया। एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। अगर मिलिट्री आपको कोई टाइटल दे रही है, आप उसे टाइटल की तरह इस्तेमाल करिए, या कोई एकेडमिक आपको कोई पुरस्कार दिया जा रहा है या एकेडमिक कोई उपाधि दी जा रही है, क्योंकि एक्चुअली टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं करिए, आपको उसको टाइटल की तरह इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। अगर कोई बड़ी उपाधि आपको दी जा रही है या डॉक्टरेट की डिग्री आपको दी जा रही है या ऐसा कुछ दिया जा रहा है, तो आप उसे टाइटल की तरह यूज थोड़ी करते हैं। वो तो एक मेंशन होता है, आपके आगे सम्मान का विषय होता है। लेकिन कोई दूसरी उपाधियां एकेडमिक्स के अलावा या मिलिट्री द्वारा दी गई कोई उपाधि के अलावा अगर किसी और सामाजिक उपाधि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया राजा, महाराजा, इस तरह की, नवाब साहब, निजाम साहब, वो अलाउड नहीं है। उसका अंत कर दिया गया। क्यों?
सामाजिकता में इक्वालिटी लाने के लिए। ये पूरे 14 से लेकर 18 आर्टिकल्स क्या कहते हैं? इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। सबको समाज में बराबर लाने के लिए इस तरह के ओहदे समाप्त कर दिए गए। हालांकि अगर कोई अपनी काबिलियत के बल पर एकेडमिक में कोई एक्सीलेंस करके कोई उपाधि हासिल कर रहा है या फिर कोई मिलिट्री टाइटल हासिल कर रहा है, शौर्य, देश की रक्षा करते हुए, वो अलाउ कर दिया गया। ये भैया आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक मैंने सारे बेसिक आपको समझा दिए हैं। इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ढेर सारे कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और मैं पॉलिटी प्लस दूसरे जीएस टॉपिक्स पर आने वाले दिनों में आपको लेक्चर्स लाने वाला हूं एंड होपफुली हम जल्दी लाइव क्लासेस करने वाले हैं, जिससे हम रूबरू होकर आप और हम साथ बैठकर डिबेट कर सकें। मैं आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन रूबरू कर सकूं और आप मुझसे रूबरू बात कर सकें। इंटरेक्शन बढ़ता है, थोड़ा बातचीत बढ़ती है भैया। खैर, थैंक यू सो मच। खूब मेहनत करें और खूब कामयाब हों। धन्यवाद।